Good morning, friends. Today we started new topic, the Company Act 2013 or Company Law. तो हमने क्या है पहली यूनिट में क्या किया था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 81 एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इन सब टॉपिक्स में क्या था कि जो इसकी टर्मिनोलॉजी थी, इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो सब हमारे लिए नए थे। लेकिन द कंपनी एक्ट 2013 और कंपनी लॉ में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो हमें क्या पहले से सुना नहीं हो या पहले से हम जिसे जानते नहीं हो। क्योंकि क्या है हम पिछले सेमेस्टर्स में क्या है कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है हमने, अदर लॉ पढ़े हैं रिलेटेड टू कंपनीज, तो इसमें कुछ भी हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है, क्या इससे पहले कोई कंपनीज एक्ट नहीं था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी कंपनीज लॉ और कंपनीज एक्ट एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये क्या है अमेंडेड एक्ट है। ये द कंपनीज एक्ट द कंपनी एक्ट 1956 का अमेंडेड है और इस क्या है द कंपनी एक्ट 2013 है। इससे पहले मीन्स प्रीसीडिंग एक्ट कौन सा था? द कंपनीज एक्ट 1956। और कंपनीज एक्ट 1956 से पहले प्रीसीडिंग कौन था? जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1884। ये एग्जाम के लिए रिलेटेड नहीं है, लेकिन नहीं कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या था। तो हम बात करते हैं द कंपनी एक्ट 2013 की, इसके पीछे की फिलोसफी, इसका बैकग्राउंड एम ऑफ द एक्ट। द कंपनी एक्ट 2013 इट कम इनटू एग्जिस्टेंस एट वंस फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, दैट इज फ्रॉम 13 अगस्त 2013। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। कुछ लॉ हमने पहले पढ़े होंगे, अभी कुछ दिन पहले तक होता था, या जो लॉ अमेंड नहीं हुए हैं वो क्या है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर या एक्सेप्ट ऑफ द सम एरिया रहते थे। लेकिन जो कंपनी एक्ट 2013 है वो क्या है एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। एंड स्ट्रक्चर की इस एक्ट की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट की बात करें, तो कंपनी एक्ट 2013 है 470 सेक्शंस कवर्ड इन 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स एज अगेंस्ट 658 section covered in 13 parts and 15 schedule of the Companies Act 1956। The Companies Act 1956 को अमेंड करके जो कंपनी एक्ट 2013 लाया गया था, इसके पीछे बेसिक रीजन ये था कि ये कि एक कॉन्सेप्ट लाया गया था ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस से क्या है ये जो हमारा इकोनॉमी था उसके डेवलपमेंट और उसके प्रमोशंस के लिए। तो दिस एक्ट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड आल्सो इनकरेज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। द कंपनी एक्ट 2013 recognize various new concept and procedure facilitating convenience of doing business. The Company Act 2013 also enforced restrictive actions against fraud. अब बात आती है कंपनी मीन्स कंपनी है क्या, कंपनी से हम समझें तो समझें क्या। तो जो वर्ड है द कंपनी, ये क्या है टू वर्ड्स का जोड़ है, टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से लैटिन वर्ड्स का। द वर्ड कंपनी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कॉम, और कॉम का मतलब होता है विद और टुगेदर, एंड पैनिस, पैनिस का मतलब होता है ब्रेड और मील, एंड दैट मीन्स कंपनी का मतलब हुआ कि आपस में एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स आपस में बैठ के जब कोई खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं कंपनी। सो कंपनी originally referred to an association of persons who took their meals together। ये तो बात हो गई जनरल टर्म में, एज ए मीनिंग के टर्म में कि कंपनी का क्या मतलब है। कंपनी का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स बैठ के साथ में खाना खाते हैं तो उसको हम कंपनी कहते हैं। लेकिन लीगल लैंग्वेज में कंपनी को क्या कहते हैं? तो द टर्म कंपनी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 220 Section 2 subsection 20 of the Company Act 2013। As per this, company means a company incorporated under the Company Act 2013 or under any of the previous law relating to the company। Previous law means
द कंपनीज एक्ट 1956 हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1884 और एनी अदर कंपनीज एक्ट जो कंपनी से रिलेटेड है जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड है। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं LIC का। LIC क्या है, प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वर्किंग है, तो वो क्या है, इस जाहिर सी बात है कि 2013 में तो रजिस्टर्ड होगी नहीं ना 1956 में होगी, तो किस में रजिस्टर्ड होगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1884 में रजिस्टर्ड होगी। तो अब बात आती है कंपनी के स्पेशल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंपनियों और अदर ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंट है। तो हम अगर कंपनी के सेंस में 2000 एक्ट से बात करते हैं तो जो हमारा स्पेशल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी आता है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। दैट मीन्स कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स और इनकॉर्पोरेटर्स। ठीक है ना, कंपनी अपने बोर्ड मेंबर से, अपने शेयर होल्डर से, अपने प्रमोटर से क्या है, डिफरेंट है। प्रमोटर्स क्या करते हैं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। आफ्टर द इनकॉर्पोरेट कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, उसको कॉमन सील अलॉट हो जाती है, उसको ऑथेंटिटी अलॉट हो जाती है, फिर क्या होता है, कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन के साथ में अपनी एक लीगल एंटिटी बना लेती है। और उस केस में कंपनी का जो एंटिटी होता है उसका सेपरेशन होता है, वो क्या अपने प्रोमोटर से अलग हो जाता है। तो दैट स्पेशल फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी से मतलब क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी से मतलब ये होता है कि जो कंपनी है इसका अपना शेयर होल्डर्स और अपने प्रोमोटर्स के साथ कोई भी संबंध नहीं होगा। मीन्स संबंध किस तरह का नहीं होगा कि मान लो कंपनी कोई बिजनेस करती है, वो प्रोमोटर्स या शेयर होल्डर्स का बिजनेस नहीं होगा, वो किसका होगा, कंपनी का बिजनेस होगा। कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी कोई एसेट्स एक्वायर करती है, कंपनी कोई एसेट्स को डिस्पोज करती है, तो किसकी एसेट्स होंगी, वो कंपनी की होगी। कोई प्रोमोटर्स या शेयर होल्डर्स कंपनी का फर्नीचर है या कोई कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स उस पर आके क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा तो कंपनी में इतना पैसा लगा हुआ है, ये एसेट्स मेरी हैं, क्योंकि कंपनी की जो कैसा है एंटिटी कैसी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसी में एक केस आता है सोलोमन वर्सेस सोलोमन लिमिटेड कंपनी। एक सोलोमन होते हैं, इनका फैमिली प्रोप्राइटर से बिजनेस होता है, तो इनकी फैमिली क्या है, एक कंपनी बनाती है सोलोमन्स कंपनी लिमिटेड, और अपना प्रोप्राइटर से बिजनेस क्या है, सोलोमन कंपनी लिमिटेड को सेल कर देती है। और साथ ही क्या करती है, ये अपने आप को कुछ भी $20,000 के अप्रॉक्स में क्या करते हैं, शेयर अलॉट कर लेते हैं, और $10,000 में डेवेंचर, सिक्योर डेवेंचर अलॉट कर लेते हैं। साथ ही ये क्या करते हैं कि $7,000 का क्रेडिट मार्केट से ले लेते हैं। अब कंपनी क्या हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है। कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो क्रेडिटर्स होते हैं, वो आते हैं कि नहीं ये तो सोलोमन्स की कंपनी, सोलोमन्स एंड हिज फैमिली कंपनी है, तो हमें क्रेडिटर्स को एसेट्स पे पहले हक होना चाहिए। लेकिन कोर्ट इसमें क्या कहता है कि जो पहला राइट्स होता है वो किसका होता है, सिक्योर डिवेंचर्स का होता है, क्योंकि उस अगेंस्ट में सिक्योरिटी इशू की जाती है, सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो यहाँ कंपनी क्या है, क्या एंटिटी देती है, प्रिंसिपल पे वर्क करती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें कंपनी जजमेंट देती है कि जो सोलोमन एंड हिज फैमिली एंड सोलोमन्स कंपनी लिमिटेड बोथ आर डिफरेंट एंटिटी। तो इसमें जो फर्स्ट राइट होगा पेमेंट का वो किसको होगा, टू द डिबेंचर्स होल्डर, मीन्स सोलोमन्स एंड हिज फैमिली। अब बात आती है सेकंड स्पेशल फीचर्स की, बात आती है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी से मीन्स है कि अगर एक कोई पर्सन है एक्स, वो किसी कंपनी का शेयर होल्ड करता है और कंपनी के शेयर्स का प्राइस है 10 रुपी और वो 7 रुपये ऑलरेडी पे कर चुका है, तो लाइफ टाइम ऑफ कंपनी कितना लायबल होगा, अप टू 3 रुपी। तो लिमिटेड लायबिलिटी हमें एक ऐसा राइट्स देती है कि उसमें क्या है, एवरी पर्सन हैव द लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में होता क्या है कि मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो बरकरार रहेगी। कब तक बरकरार रहेगी, जब तक क्या है लॉ उसे बाइंडिंग अप या लिक्विडेट नहीं कर देता, क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट किससे आती है, बाय लॉ होती है, और बाय बाइंडिंग अप और लिक्विडिटी भी कब होती है, बाय द लॉ। तो मान लो एक एग्जांपल मानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी एजीएम चल रही है और उनकी एजीएम के ऊपर बम गिर जाता है, हाइड्रोजन बम गिर जाता है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या कंपनी सर्वाइव करेगी और कंपनी अपना जो बिजनेस है उसे कैरी फॉरवर्ड करेगी। इसकी जो डिपेंडेंसी है वो लाइफ ऑफ द शेयर होल्डर, लाइफ ऑफ द बोर्ड ऑफ मेंबर्स पे नहीं है। ये कब डिस्पोज होगी, कब लिक्विडेट होगी, केवल बाय द लॉ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है सेपरेट प्रॉपर्टी।
कंपनी हैज सेपरेट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स एंड प्रोमोटर्स। कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी क्या अपने नेम से एक्वायर करती है और अपने नेम से डिस्पोज करती है। नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इन द सम एक्सेप्शन केसेस पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कैसे होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कुछ एक केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि कंपनी के बेनिफिट्स या उसके अगेंस्ट में है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड फीचर्स ऑफ द कंपनी इज कॉमन सील। जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है तो क्या एज ए आर्टिफिशियल पर्सन की एंटिटी ले लेती है। अब आर्टिफिशियल पर्सन से कोई एज ए नेचुरल पर्सन की तरह तो वर्क कर नहीं सकता है, नेचुरल पर्सन की तरह सिग्नेचर या किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर नहीं सकता है। तो क्या होता है कि कंपनी के बिहाफ पे, आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के सिग्नेचर मीन्स कॉमन सील के थ्रू क्या है किसी डॉक्यूमेंट या किसी कॉन्ट्रैक्ट को ऑथेंटिकेट करते हैं। और जब कॉमन सील किसी डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो दैट मीन्स दैट सर्टिफिकेट, दैट डॉक्यूमेंट और दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग अपॉन ऑन द कंपनी। So that common seal is the signature of the artificial person, that means signature of the company. The second most important characteristic is capacity to sue and be sued. अब इसमें क्या होता है कि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल एंटिटी है, इस पे क्या कोई भी पर्सन किसी केस को स्यू भी कर सकता है और कंपनी भी किसी पर्सन पे किसी केस को स्यू या उसके अगेंस्ट में उसके केस फाइल कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स इज सेपरेट मैनेजमेंट। Separate management and next most important is voluntary association for profit. Every business organizations have the motive to earn profit and companies also associations of person to earn profit. Without profit the business is not carrying forward. अब तो ये तो बात हुई कंपनी की और कंपनी के स्पेशल फीचर्स की। अब एक आता है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्या कंपनी सिटीजन भी है, सिटीजन ऑफ द कंट्री है। तो इस केस में क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 बोलता है कि नो, कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, सो कंपनी इज आल्सो नॉट ए सिटीजन बट इट इज ए लीगल पर्सन। लीगल पर्सन दैट मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन। ए कंपनी इज रिगार्डेड एज ए लीगल पर्सन, इट इज नॉट ए सिटीजन आइदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब एक थ्योरी आती है कॉर्पोरेट वेल, और कि कंपनी भी नेशनलिटी या रेसिडेंस होल्ड करती है। तो कॉर्पोरेट वेल एक्चुअली क्या होता है, दिस इज द आर्टिफिशियल कर्टेन। इसमें हम चेक करते हैं बाय द लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल कि असल में कंपनी के पीछे कौन लोग हैं, कंपनी का मोटिव क्या है। और so corporate will refers to a separate legal existence enjoyed by the company which is distinct from people who own or manage it. It is an artificial curtain created by law which separates the company from the people who own or manage it. It means looking behind the company as a legal person, that is disregarding the corporate entity and paying regard instead to the realities behind the legal facade, where the courts ignore the company and concern themselves directly with the members or managers. The corporate veil may be said to have been lifted only in appropriate circumstances. The court shall lift the corporate veil. तो कोर्ट को जब पता होना था कि कंपनी के बिहाइंड में क्या, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है, कोई ऐसा एलियन एनिमी तो नहीं है जिसका कुछ मोटिव हमारे कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को हार पहुंचाना हो। तो उस केस में क्या करता है, अगर कोर्ट को लगता है कि अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस हैं तो जो सेपरेट एंटिटी का जो कंपनी को बेनिफिट्स या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का फायदा मिला होता है उसको क्या है कोर्ट खारिज करता है और उस कर्टन को उठाता है और देखने की कोशिश करता है कि कंपनी के इन द रियलिटी बिहाइंड में कौन है। तो ये यहाँ पे हमारी बात हुई कंपनी के स्पेशल, कंपनी की डेफिनेशन मीनिंग की बात हुई, स्पेशल फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई एंड थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट वेल की बात हुई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के टाइप्स कितने होते हैं और कंपनी की जो कैपिटल्स होती है वो कैसे डिसाइड होती है। सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।